जी नमस्कार। और आज महत्वपूर्ण भौतिकी का टॉपिक है ऊष्मा। तो ध्यान रखेंगे, मैं इसे रेगुलर क्लासेज में बोर्ड पर थोड़ा बताता हूँ, लेकिन अभी बिना समय गंवाए जो प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल आपके आते हैं उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे हीट टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले कि ऊष्मा है क्या। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है, अर्थात कार्य के करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यह ऊष्मा का ही एक रूप होती है जिसे कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे हम मशीन के माध्यम से या अन्य कोई भी उपकरण के माध्यम से कार्य रूप में आसानी से हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब रहा कि किसी वस्तु में ऊष्मा यदि बढ़ जाती है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में इसी से मिलता जुलता चीज आता है। किसी भी वस्तु में यदि ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है तो उस वस्तु के अणुओं की गति बढ़ जाती है। अगर ऊष्मा का मान बढ़ा तो जिस उसमें अणु होते हैं उनके गति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। और इतनी तीव्र हो जाती है कि यदि उसे हम स्पर्श करें, मान लीजिए एक लोहा को एक तरफ से गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के दौरान वो लोहा इतना अधिक अणु उसके ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने लगते हैं कि अगर बीच में हम उसे हाथ से ऐसे स्पर्श कर लें तो सुनिश्चित है कि वो कण हमारे त्वचा से टकराकर हमारे त्वचा को जला देते हैं। लेकिन यदि वही गर्म नहीं है, ऊष्मा की मात्रा नहीं है, और तब उस लोहे को हम पकड़ लेते हैं तो हमारे ऊष्मा को लेकर जा रहे होते हैं। ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न आता है कि आखिर जाड़े के दिन में जब हम लकड़ी को पकड़ते हैं तो ठंडा नहीं लगता है, लेकिन लोहा को पकड़ते हैं तो ठंडा लगता है। क्यों? कारण है कि लकड़ी पकड़ने पर हमारे ऊष्मा को लेकर तुरंत ही गर्म होता है, क्योंकि लकड़ी का कण जो है वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होता, तो हमारे हाथ की ऊष्मा दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं कर पाता है। और यही यदि लोहे का टुकड़ा हम लेते हैं या पकड़ते हैं, रड है, छड़ है, मोटरसाइकिल है, खिड़की है, कोई भी, या लोहे की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो हमारे ऊष्मा को लेकर उसके जो कण होते हैं वो दूरस्थ स्थान तक जाने लगते हैं। यही कारण है कि वो देर तक हमारे ऊष्मा को लेते रहता है और हमें ठंडक महसूस होती है। अब थोड़ा सा ऐसे समझेंगे कि यदि किसी भी पदार्थ में ऊष्मा का वृद्धि करें अथवा कमी करें, अगर ऊष्मा के वृद्धि करेंगे तो ताप में वृद्धि होगी। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी पदार्थ में हम ऊष्मा के मान को बढ़ाते हैं तो ताप में वृद्धि होगी, और यदि ऊष्मा के मान को घटाते हैं तो ताप में कमी होगी। अब यहां समझना है कि जब ऊष्मा के मान को जब भी बढ़ाएंगे तब भी ताप बढ़ेगा, या ऊष्मा के मान को जब भी घटाएंगे तब भी ताप घटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ध्यान रखेंगे कि जब भी मेल्टिंग पॉइंट की स्थिति हो, यानी वो वस्तु ठोस से द्रव में परिणत हो रहा हो, तो उस कंडीशन में वहां पर ताप बढ़ाने पर, यानी कि ऊष्मा के मान बढ़ाने पर ताप में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक इसी ढंग से अगर द्रव में है और यदि उसे गैस में आप तब्दील कर रहे हैं तब भी आपको ऊष्मा के मान कितना भी बढ़ाएंगे ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी स्पष्टतः समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के दौरान कितना भी ऊष्मा का मान बढ़ाएंगे उसमें ताप में परिवर्तन नहीं होगा। और ये जिंदगी में भी उदाहरण देता है कि कोई भी व्यक्ति जब अच्छा बनना होता है और उसमें किसी तरीके से ऊष्मा का मान बढ़ाइए तो वो अगर गर्मी प्रकट ही कर दिया तो अवस्था में परिवर्तन क्या करेगा,
इसलिए विकास करने वाला व्यक्ति सदा सहनशील होता है और यदि उसके अतिरिक्त उष्मा मिलते भी हैं तब भी उसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई इंक्रीजिंग नहीं होता है। यानी पानी ले लीजिए और 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि बर्फ है और उसमें यदि 80 कैलोरी उष्मा हम बढ़ा देते हैं तो वह बर्फ जो है द्रव में बदल जाएगा, लेकिन द्रव का ताप भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक इसी ढंग से यदि हम पानी को ले लें जो भाप बन रहा है, खौल रहा है, तो उस पानी में 520 कैलोरी अतिरिक्त उष्मा यदि मिल जाए तो वो सीधे वेपर में बदल जाता है। प्रति ग्राम की बात मैं कर रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे जो वही बढ़ता है उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, यानी गुप्त उष्मा कहा जाता है। यानी जब भी किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन होता है और उसमें यदि उष्मा को हम बढ़ाएं या घटाएं तो टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं होता। फिर से सुनेंगे, यदि किसी पदार्थ के अवस्था का परिवर्तन हो और ताप में हम यदि उष्मा के मान यदि बढ़ाएं और घटाएं तो ताप में कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की यहाँ बात है कि यदि उसके बाद हम उष्मा का मान बढ़ाते हैं तो ताप में वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना है। और यही कारण है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता हुआ पानी से हाथ जलता है या कुछ भी जलते हैं तो घाव जल्दी ठीक हो जाता है, और वही 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि वाष्प से जला तो घाव ठीक नहीं होता है। कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि वाष्प में लेटेंट हीट होता है, अर्थात उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। और गुप्त ऊष्मा कहते भी किसको हैं? तो ये भी एक साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वह ऊष्मा जो किसी वस्तु के मान बढ़ाने पर उसके ताप में वृद्धि नहीं करती हो उससे हम लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे, ऊष्मा को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में परिणत किया जा सकता है। इसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने दावा किया था और वो विज्ञान पर कुछ खरे भी उतरे। सबसे पहले वैज्ञानिक थे रमफोर्ड। रमफोर्ड ने कहा कि ऊष्मा का परिवर्तन ऊर्जा में या कार्य में किया जा सकता है। ऊष्मा का परिवर्तन कार्य में किया जा सकता है, और उन्होंने साबित तो नहीं किया, लेकिन डेवी महोदय थे, उन्होंने बर्फ का एक टुकड़ा लिया और आपस में घिसते 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 अपने बॉडी के जो ऊर्जा था उसको उन्होंने यांत्रिक ऊर्जा में ऐसे तब्दील कर दिया और इस प्रकार पूरा का पूरा बर्फ का टुकड़ा पानी में बदल गया, यानी कि जल में बदल गया। यानी अपने शरीर को उन्होंने यंत्र की तरफ प्रयोग किया और घिसते घिसते उसको अंततः पानी में बदल दिया, यानी उसमें ऊष्मा के मान बढ़ाने में वो सफल रहे, यानी ऊष्मा को कार्य में परिणत किया जा सकता है। सबसे पहले रमफोर्ड ने कहा था और डेवी ने DAVY स्पेलिंग याद कीजिएगा, DAVY, डेवी ने इसे साबित कर दिया। नेक्स्ट, जूल जो थे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ध्यान से सुनेंगे, जूल महोदय जो थे उन्होंने साबित कर दिया कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। अब रहा कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं, उसे 1 कैलोरी कहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में थोड़ा सा अलग है, हालांकि मान इतना ही अलग। यहाँ है क्या कि यदि 1 ग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस, सोचिए सेम चीज है, 1 ग्राम जल के ताप को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस में जो ऊष्मा बदल देती है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत यदि कुछ है तो वो सूर्य है।
यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी से आते हैं। और एक जीके का पॉइंट और बता दें आपको कि सूर्य से जो भी प्रकाश ऊर्जा आती है, रेडिएशन के रूप में उष्मा ऊर्जा भी हमारे पास पहुंचती है। उस ऊर्जा में प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड 2 कैलोरी, एकदम करेक्ट पॉइंट है, प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड 2 कैलोरी पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। यानी सोच सकते हैं कि पृथ्वी को सूर्य से कितनी ज्यादा ऊर्जाएं प्राप्त होती है। अब रही बात आपको कि हम पौधे को देखते होंगे कि सूर्य की जो ऊर्जा है वे पौधे के जो पत्ते हैं, क्लोरोफिल उसमें होता है, वो आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। और फिर उस रासायनिक ऊर्जा को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। या पेड़ पौधे बन गए तो लकड़ी बन गए, लकड़ी बन गए तो कोयला हो गए, कोयला हो गए तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जलाकर उष्मा ऊर्जा के रूप में परिणत कर लेते हैं, ताप ऊर्जा के रूप में परिणत कर लेते हैं। ठीक इसी ढंग से आप देखेंगे कि उस सूर्य से जो जल है वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है और फिर वहां पर अपने उष्मा ऊर्जा को कुछ रिलीज कर दिया और फिर वो नीचे आ जाता है, पर्वतों पर या झरनों पर कहीं स्टोर हो जाता है। और जब नीचे उतरता है तो उसका गतिज ऊर्जा के रूप में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं या स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं और पावर प्लांट बना देते हैं। अब रहा उष्मा का प्रभाव जो है वो सीधे सीधे भौतिक रूप में देखने को मिलता है। जैसे अगर रंग में परिवर्तन, लोहे को यदि आप गर्म कर दीजिए, उष्मा का मान बढ़ा दीजिए तो वो लाल दिखने लगता है, ऐसे छोड़ दीजिए तो वो काला दिखेगा या फिर भूरा दिखेगा। उष्मा का आप सीधे भौतिक पर आयतन में भी देख सकते हैं। एक छोटा सा सिक्का लीजिए, उसके बराबर एक गत्ता काट लीजिए और सिक्का को गर्म करके और उस गत्ते से डालिए, वो अंदर नहीं जाएगा। यानी सीधा सा साबित होता है कि किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, उष्मा का मान बढ़ाते हैं तो उसके आयतन क्या होते हैं, बढ़ जाता है। और यदि उसके उष्मा के मान को घटाते हैं तो आयतन क्या होता है, कम होता है। तापमान पर तो खैर सीधा प्रभाव पड़ता है। अवस्था परिवर्तन के अलावा अभी हम चर्चा किए थे कि यदि किसी पदार्थ के उष्मा का मान बढ़ाएंगे और यदि अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ताप बढ़ेगा, और यदि अवस्था परिवर्तन होता है तो अवस्था ही परिवर्तन में चले जाएगी, उसमें ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बनाएंगे हम अगले वीडियो में इससे बहुत सा, लेकिन इसे समझते चलेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। ध्यान रखेंगे उष्मा के रासायनिक प्रभाव भी देखने को बहुत सारे मिलते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनेंगे, पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को यदि हम गर्म करते हैं या उसके मिश्रण को हम मिलाते हैं तो देखते हैं ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर रिलीज होता है। इसी चीज को देखकर तापमापी यंत्र में सेंटीग्रेड थे, फ़ारेनहाइट थे, रूमर थे, उन्होंने बहुत सारे अपने अपने मापमान को बनाया था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मापमान को एक करने के लिए केल्विन को महत्व दिया गया। एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेल्सियस। स्वीडन, याद रखिएगा, स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेल्सियस। उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस माना और फिर बीच में 100 बराबर भागों में बांट दिया और इस तरीके से इसे सेल्सियस पैमाना कहा जाता है। अब पानी को ठोस में बदलने से वह 0 डिग्री का हो जाता है और खौलने पर वह जो है 100 डिग्री का हो जाता है और उसी के डिफरेंसेज को उन्होंने सेल्सियस पैमाने में बराबर बराबर बांट दिया था। ठीक इसी ढंग से फ़ारेनहाइट हुए। फ़ारेनहाइट जो थे वो जर्मनी के थे। एग्जाम में देखिए बार बार आता है ये क्वेश्चन कि फ़ारेनहाइट महोदय कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के थे और इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट को -32F किया। ध्यान रखिएगा, -32F किया और ठीक इसी ढंग से मेल्टिंग पॉइंट को 32F किया और ठीक इसी ढंग से बॉइलिंग पॉइंट को 212F किया, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 212 में से यदि हम 32 को निकाल लेते हैं तो 180 बच गया। उन्होंने 180 बराबर बराबर भागों में उसे बांट दिया और इस प्रकार फ़ारेनहाइट पर हम लोग ताप जो मापते हैं, जो 32 डिग्री F पर ताप होता है वही ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
और जो 212 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, वही 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इस तरीके से ये इक्वलिटी अगर देखें, रोमर महोदय भी कोई कम नहीं थे। उन्होंने क्या किया था कि पानी के मेल्टिंग पॉइंट को, नहीं बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट को उन्होंने 0 डिग्री आर कह दिया और उसके बॉइलिंग पॉइंट को 80 डिग्री आर कहा और उसको बराबर बराबर 80 भागों में क्या किया, काट दिया। अब ध्यान रखेंगे, अलग अलग बहुत सारे जब मापमान हो जाएंगे तो क्लैशिंग होगी। मान लीजिए कोई कहे मीटर में, कोई कहे फीट में, कोई कहे बित्ता से, कोई कहे हाथ से, तो लंबाई का सही मापमान पता चलेगा नहीं। तो इनकी इक्वलिटी को या सिमिलरिटी को देखने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर R/80 कर दें तो इधर 100/100 हो जाएगा और बराबर F-32/180 हो जाएगा। यानी तीनों में अगर हम रिलेशन देखें तो R/4 हो जाएगा, C/5 हो जाएगा और F-32/9 हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री F दोनों बिल्कुल बराबर होता है और एग्जाम में ये कई बार आ चुका है, इसलिए इसे रट लेंगे। अब एक आता है परम शून्य ताप क्या है। एब्सोल्युटली जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एक आदर्श टेम्परेचर है। ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन यदि भी हो, चार्ल्स महोदय कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि किसी गैस का आयतन भी हो, मान लिए हैं वो, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन 0 हो जाएगा। तो ये आइडियल माना जाता है। कारण क्या है कि अभी तक कोई ऐसा गैस नहीं है जिसको यदि हम ठंडा करें तो द्रव नहीं हो जाए और ज्यादा ठंडा करें तो ठोस हो जाता है। तो जब गैस गैस रहा ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जब गैस गैस रहा ही नहीं तो फिर उसका आयतन 0 कैसे होगा, वो तो द्रव हो गया, ठोस हो गया। तो इस ढंग से इसको आइडियल हम लोग गैस थ्योरी कहते हैं। ये इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन उनको एक सम्मान दिया जाता है। अब देखेंगे कि अलग अलग मापमान से विश्व स्तर पर थोड़ी सी समस्या हुई, तो एसआई यूनिट्स में टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन को मान लिए। अब ध्यान रखेंगे, फ़ारेनहाइट भी डिग्री में लिखा जाता है, सेल्सियस भी डिग्री में लिखा जाता है, रोमर भी डिग्री में लिखा जाता है, लेकिन केल्विन डिग्री में नहीं लिखा जाता। तो इस ढंग से अगर सेल्सियस और केल्विन के रिलेशन को देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के, इसी ढंग से 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 के। तो अगर दोनों में रिलेशन देखें तो केवल आंकड़े का, बाकी डिफरेंसेज का अंतर नहीं है। अब रही बात कि हम अगर अलग अलग मापमानों को देखते हैं विश्व स्तर पर कि कैसे निकाले जाते हैं, तो आज भी एक्सटर्नल टेम्परेचर को सेल्सियस में और इंटरनल टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मैक्सिमम ज्ञात किया जाता है। हम लोगों के बुखार जो है वो ज्यादातर फ़ारेनहाइट में भी देखे जाते हैं। अब रहा कि यदि ताप की वृद्धि किसी ठोस पदार्थ के करते हैं, ध्यान रखिएगा ठोस पदार्थ है, और अगर लंबा छड़ है और उसको गर्म करते हैं तो लंबाई में दुगनी वृद्धि होगी तुलनात्मक रूप से चौड़ाई से। ठीक इसी ढंग से यदि ठोस पार्ट को हम गर्म करते हैं तो लंबाई चौड़ाई बराबर में वृद्धि होगी, अगर वर्गाकार होगा तो। यदि वही आयताकार होगा तो चौड़ाई के ठीक दूनी आपके लंबाई में वृद्धि होगी। लेकिन यदि वही घनाकार हुआ तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में बराबर वृद्धि होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। अब रहा कि जब गर्म करते हैं तो चूंकि गैस के अणुओं के बीच बंध कम होता है, अतः वह तीव्रता से अपना क्या करेगा, विस्तार करेगा। द्रव थोड़ा सा अणु मजबूत होते हैं तो धीरे धीरे करेगा, और ठोस के अणु काफी मजबूत होते हैं तो अदृश्य रूप में विस्तार करेगा। यानी कि ठोस, द्रव, गैस अगर तीनों को देखें तो ऊष्मा के मान बढ़ाने पर ठोस के आयतन कम बढ़ेंगे, द्रव के उससे ज्यादा बढ़ेंगे और गैस के आयतन सबसे ज्यादा बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। अब रही बात आपको कि ज्यादातर हम लोग बेहतरीन थर्मामीटर के रूप में यदि गैस थर्मामीटर प्रयोग करें तो बढ़िया है, परंतु इतना बड़ा वो बनता है एकदम 5 किलो का। अब 5 किलो के अगर मान लीजिए गैस थर्मामीटर डॉक्टर साहब लेकर घूमेंगे कैसा लगेगा।
तो इसलिए द्रव थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं और द्रव के रूप में उसमें मरकरी को डाला जाता है जो आसानी से चमकता है और इस आधार पर माइनर टेम्परेचर के डिफरेंसेज को भी बताने में वो सक्सेस है, इसलिए वहां पर हम लोग मरकरी का प्रयोग करते हैं। अब रहा ताप मापी के लिए बहुत सारे यंत्र दुनिया में डेवलप किए गए हैं, जैसे प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी। तो नियम है धातुओं का कि अगर धातु पदार्थ है और यदि उसके ताप का मान बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी गुड कंडक्टर एलिमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या गुड कंडक्टर मेटल के टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी यानी सचलता कम होती है। यदि वही उसके टेम्परेचर को कम करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। ध्यान रखेंगे कि किसी भी सुचालक पदार्थ के ताप को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, ताप को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी किसी भी सुचालक पदार्थ को गर्म करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता कम होगी, और वही अगर ठंडा करते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होगी तो चालकता उसकी बढ़ जाएगी। और इसी सिद्धांत पर जो है प्लेटिनम ताप मापी को बनाया जाता है। अगर प्लेटिनम धातु को ले लें और यदि उसको टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो उसमें जो कंडक्टिविटी और फ्लैक्टिसिटी है वो कम हो जाएगी और इससे हम लोग -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर करीबन 1200-1400 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को निकाल लेते हैं। अब रहा सीबेक प्रभाव। तो सीबेक प्रभाव में हम देखे हैं कि दो अलग अलग दो धातु, एक लोहा मान लीजिए, एल्युमिनियम मान लीजिए, और जोड़ दिए हैं, और यदि उसे गर्म करते हैं तो दोनों के अलग अलग प्रसार होने के कारण बेंड कर जाएगा। अलग अलग धातुओं के प्रसार गुणांक अलग अलग होते हैं। अगर सेम टेम्परेचर भी हम एल्युमिनियम को दें और लोहा को दें तो आपको शायद पता होगा कि एल्युमिनियम का विस्तार ज्यादा होता है और लोहा का विस्तार थोड़ा कम होगा। तो जो ज्वाइंट प्लेस है वहां पर टर्निंग आ जाएगी और इस आधार पर भी हम आसानी से निकाल लेते हैं कि किसी पदार्थ का ताप कितना है। यह -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को बताता है। फिर से सुनेंगे, सीबेक प्रभाव के अंतर्गत दो अलग अलग धातुओं को हम जोड़ते हैं और अलग अलग धातुओं के प्रसार गुणांक अलग अलग होते हैं। यदि उनके टेम्परेचर का मान बढ़ाएं तो वैसी स्थिति में अलग अलग धातु का अलग अलग प्रसार होगा, अतः ज्वाइंट प्लेस से वो मुड़ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो है आप -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए मरकरी थर्मामीटर, तो मरकरी जो है पारा जो है 357 डिग्री सेल्सियस के बाद से वो खौलने लगता है। तो बताइए कि आप उससे कितना टेम्परेचर लेंगे। आप 40 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी जम जाता है -40 पर, तो -39 से लेकर और 357 डिग्री सेल्सियस के बीच ही मरकरी थर्मामीटर से आप ताप निकालेंगे। लेकिन वही प्लेटिनम प्रतिरोध होगा तो -200 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक, और यदि वही सीबेक प्रभाव देखेंगे तो -200 से लेकर और 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब रहा बात कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, 1, 2, 3 अपवाद छोड़कर जितने भी ज्ञात पदार्थ है, चाहे तत्व हो, धातु हो, कंपाउंड हो, ये सभी के सभी गर्म करने पर अपना आयतन बढ़ाते हैं और ठंडा करने पर आयतन घटाते हैं। लेकिन 3 पदार्थ अपवाद स्वरूप है जो खास स्थिति में टेम्परेचर बढ़ाने पर अपने आयतन को कम करता है। जैसे पानी, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन उसका कम होगा। बर्फ बड़ा होगा, पानी छोटा हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम होगा तो सघनता बढ़ेगी, ये पानी की खासियत है। ठीक इसी ढंग से सिल्वर आयोडाइड होता है। इसको भी आप करें क्या कि यदि 80 डिग्री सेल्सियस से आप थोड़ा सा 140 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे तो सिल्वर आयोडाइड का आयतन भी घटेगा। इसी ढंग से सिलिका है, अगर -280 से लेकर या -80 से लेकर -60 के बीच ले जाते हैं तो वैसी स्थिति में आपका इसका भी आयतन कम होगा। तो ये देखने को मिला है, लेकिन पानी वाला ज्यादा आता है। ध्यान रखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा और आयतन सबसे कम होता है। यानी पानी को यदि आप 0 से 4 तक ले जाते हैं तो आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। अब फिर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाते हैं तो उसका घनत्व भी घटेगा और आयतन भी बढ़ेगा।
तो इस तरीके से 4 पर जाकर उसका डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है और वॉल्यूम मिनिमम हो जाते हैं। ये सब अपवाद है। अब रही बात, यदि हम देखते हैं अपने जिंदगी में, तो ताप बढ़ाने के घटाने की स्थिति में मौसमिक परिवर्तन भी देखा गया है। जब एकाएक कहीं के ताप बढ़ जाते हैं तो वहां पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, और फिर हवा जब ऊपर उड़ जाएगी तो खाली स्थान को भरने के लिए आने लगती है, और वैसी स्थिति में तूफान वहां उड़ जाते हैं। तो ये सब आपको वायुदाब मापी में भी पारा के बारे में देखकर हम निकाल सकते हैं कि जहां वायुदाब कम होगा, अकस्मात वायुदाब कम हो जाएगा, यानी कि अकस्मात पारा नीचे गिर जाएगा तो तूफान आने की संभावना है, और यदि वायुदाब ज्यादा रहा तो वहां तूफान आने की कोई संभावना नहीं है। अब रही, इसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं। उष्मा टॉपिक एक बहुत ज्यादा वेग है और फिजिक्स के 1/4 एरिया को कवर करता है अगर बढ़िया से कराया जाए तो। थोड़ा सा उदाहरण मैं देता हूं कि लकड़ी के पहिया जो पहले बैलगाड़ी का बना करता था, उसमें लोहे के रिंग छोटे बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि उसे गर्म करके फैला के चढ़ा दिया जाएगा। अब चढ़ गया तो चाप लिया, अब सड़कों पर चलेगा तो घर्षण से गर्म होकर बड़ा होकर बाहर नहीं फेंकेगा। इसी ढंग से खुरपी के बेट में जो लोहे का रिंग लगाया जाता है वो छोटा बनता है और गर्म करके फैल जाता है, लगा के पीट देता है लोहार और चिपक जाता है, फिर निकलता नहीं। बहुत सारे उदाहरण है। ठीक इसी ढंग से रेल के पटरियों के बीच में जो ज्वाइंट प्लेस है, ध्यान रखिएगा कि दो पटरी अलग अलग, एक ही पटरी का जो लंबा लाइन है उसमें जो ज्वाइंट प्लेस होता था, ऐसे करके इसको थोड़ा दूरी छोड़ी जाती थी। इसलिए दूरी छोड़ा जाता था ताकि गर्मी के दिनों में घर्षण करके बढ़े भी तो उसमें बेंड ना हो। चूंकि अलग अलग कंपनी से बन के आते थे अतः उनमें अलग अलग प्रसार गुणांक होता था। अब तो खैर उनका वेल्डिंग कर दिया जा रहा है। अब रहा कि बर्फीय क्षेत्र में आप देखेंगे वास्ट टरबाइन जो है वो बनाया जाता है फ्लेक्सिबल, यानी रबर की तरह, स्प्रिंग की तरह, खांचेदार। इसके पीछे कारण क्या है कि अगर किसी कारणवश उसमें का पानी जम गया तो ध्यान रखेंगे, पानी जब भी जमता है तो आयतन फैल जाते हैं। जनरली फ्रिज में आप लोग देखे होंगे कि बोतल में पानी भर के पूरा टाइट करके डाल दीजिएगा, बोतल फट जाता है। क्योंकि जब टेम्परेचर उसका 4 से कम होने लगता है तो घनत्व भी कम होते हैं लेकिन आयतन भी उसका बढ़ना, बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बर्फीले क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है कि यदि उसका आयतन बढ़े तो पाइप न फटे, फिर गर्मी का दिन आएगा और पानी का सप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही ललटेन वगैरह में देखेंगे जो शीशा होता है, अगर एकाएक पानी का छींटा पड़ जाए उसमें तो वो क्या होता है, चटक जाता है। कारण क्या है कि आंतरिक भाग उसका गर्म होता है तो फैला होता है, और बाहरी भाग में एकाएक पड़ गया उसका पानी का छींटा तो वैसी स्थिति में सिकुड़ गया तो अंदर का फैला और बाहर का सिकुड़ गया तो चटक जाता है, क्योंकि उनका बंधन कमजोर होता है। वही यदि लोहा पर आप फेंक देंगे पानी तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोहा जो है ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, ध्यान रखेंगे पायरेक्स नामक जो कांच होता है वो बहुत कम चटकता है टेम्परेचर के कारण, यानी बढ़ाने और घटाने के कारण। अब रही गर्मी के दिनों, आप देखे होंगे कि जो लोलक वाली घड़ी होती है ऐसे हिलने वाली, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ जाएगी तो सुस्त हो जाएगी, और इसी ढंग से जाड़े के दिनों में जो है आपके लोलक वाली घड़ी की लंबाई कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो वो जल्दी जल्दी चलने लगेगा, तो इस ढंग से घड़ी जो है आपका फास्ट हो जाती है। अब रहा कि द्रव का एक निश्चित आकार नहीं होता, फलतः यदि द्रव को गर्म किया जाए तो वैसी स्थिति में केवल उसका आयतन बढ़ता है, क्योंकि द्रव में आयतन ही महत्वपूर्ण है। इस ढंग से जब भी आयतन बढ़ेगा तो उसके घनत्व के मान में कमी होगी। अब एक दो एग्जाम्पल आईएएस में आया हुआ है कि जिस बर्तन में यदि हम गर्म करते हैं, दूध का एक बर्तन है, फोटो बनाकर पूछा था आईएएस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें आपको क्वेश्चन आया था कि दूध के एक बर्तन में हम अगर लेकर गर्म कर रहे हैं दूध को तो सबसे पहले किसका आयतन बढ़ेगा। ध्यान देंगे, जो बर्तन है उसका प्रसार गुणांक ज्यादा है और वो जल्दी जो है उष्मा को ग्रहण करेगा, तो पहले बर्तन फैलेगा, तत्पश्चात उसमें दूध में उबाल आएगी। तो इस तरीके से हम आपको कई एग्जाम्पल देंगे, जैसे एस्किमो का मकान कैसे बनता है, लोहा ठंडा लकड़ी कैसे
धातु के प्याले में चाय पीना कैसे कठिन है, या फिर आपके बादलों की रात गर्म क्यों होती है, चाय की केतली का बाहरी परत चमकदार क्यों बनाया जाता है, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं, या फ्रिज में फ्रीजर पेटिका जो है आपके ऊपर क्यों बनाई जाती है, या ऐसे भी जिस रूम में एसी लगाना है ये भी ऊपर क्यों लगाया जाता है। ये हजारों हजार क्वेश्चन जो है आपको हम कराएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए और दूसरे से भी करवाइए। धन्यवाद, नमस्कार।